हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम 5 सवाल करेंगे जो साइंस से रिलेटेड हैं एनसीईआरटी क्लास 8 से। बहुत बार क्या होता है कि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई तो बच्चों ने पूछा कि सर जो एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो थे जिसके अंदर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाओ ताकि हमें पता चले एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी एक बेसिक बुक है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मतलब अगर बेस को हम तैयार करें तो बहुत से क्वेश्चन निकल जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वायरस के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि किसको इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया, प्लांट एंड देन एनिमल, है ना। तो इस तरह की एग्जांपल तो ये एनसीईआरटी के अंदर आपको सीधी सीधी मिल जाएगी। तो बहुत बार जो है हमें एकदम से सरप्राइज होते हैं कि यार ये चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, हम इधर उधर से ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे आज क्लास 8 की एनसीईआरटी मैंने उठाई। मैंने कहा चलो इसके अंदर से कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं उनसे क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो देखते हैं ताकि हमारी तैयारी भी हो जाएगी, हमें पता भी चलेगा कि एनसीईआरटी के अंदर है क्या। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है दोस्तों प्रीलिम टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ एक ऐसी चीज़ है दोस्तों के जो हमारी स्किल इंप्रूवमेंट करती है। मतलब अगर आप देखोगे डॉक्टर है, डॉक्टर ने किताबें पढ़ ली लेकिन अब उसको स्किल इंप्रूव करनी है तो उसको वो प्रैक्टिकल भी करने के लिए वहाँ पे इंटर्नशिप होती है, ये सारे काम होते हैं, है ना। सिमिलरली हर कोई भी सब्जेक्ट है, या कोई भी आपने ड्राइविंग सीख ली, पढ़ ली ड्राइविंग के बारे में, वीडियो देख ली, इसका मतलब ये नहीं आपको ड्राइविंग आ गई, आपको करनी पड़ती है। यहाँ पे भी स्किल इंप्रूवमेंट है। और मेरा यकीन मानो जितनी नॉलेज आपको है उससे अगर आप 5 या 10 जो है टेस्ट सॉल्व करके देखोगे ना, उसके बाद आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तब भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो अपना जो पर्क है दोस्तों, ये बेसिकली इसके अंदर 23 जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, 7 फुल लेंथ टेस्ट हैं, और ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर दोस्तों मिल जाएगा। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। तो मॉक्स हैं एंड देन आप टेलीग्राम के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस। डिजीज़ है और पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, उनकी जो यहाँ पे के किससे होती हैं, है ना। जैसे पहला क्या है, मीजल, तो वायरस, कॉलरा, देन बैक्टीरिया, चिकन पॉक्स, प्रोटोजोआ। तो कितने पेयर, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है हाउ मैनी पूछा है। जब मैनी ऐसा ना हो कि आप पहली स्टेटमेंट सेकंड उसमें कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको हमें अब ध्यान से याद रखना है। करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, इसके ऊपर तो हम कॉन्सेंट्रेट करते ही करते हैं। तो ये चीज़ें दो आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम देखें दोस्तों, मीजल, वायरस, कॉलरा, बैक्टीरिया, ये 2 सही हैं, तीसरी गलत है, ठीक है। ये भी वायरल डिजीज़ है, तो ओनली 2 आगे। अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के अंदर कितना प्यारा देखो दोस्तों टेबल बनाया हुआ है। ये एनसीईआरटी है क्लास 8 की, तो आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो देखो मीजल के बारे में हमने बात की, वायरल है, देन उसके अलावा चिकन पॉक्स है वो वायरल है, देन कॉलरा है, बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ें हैं इनके बारे में तो पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक है। हमें बाद में लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लेगा, एटलीस्ट इतना तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ओके, तो आप सभी इसको कवर करेंगे। हमारा एनसीईआरटी कोर्स भी है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रिजर्वेटिव है, ये भी देखो डेली लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फूड है तो उनको प्रिजर्व करना है, तो क्या क्या प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो मीट एंड फिश, सॉल्ट इसके अंदर यूज़ होता है। जैम्स एंड जेलीज, शुगर होती है। पिकल्स, ऑयल। तो कितने पेयर यहाँ पे करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। तो अगर हम देखें तो नॉर्मल है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इसको हम कॉम्प्लिकेट नहीं कह सकते। हाँ, अगर मैं और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालता तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकता था, बट क्योंकि एनसीईआरटी से बना रहे हैं तो जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ही बनाया गया। मीट एंड फिश के अंदर आपने देखा होगा सॉल्ट वगैरह लगाते हैं ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या उससे बचा जा सके। जैम्स एंड जेली के अंदर शुगर है। पिकल के अंदर, घर के अंदर भी आपको पता है ऑयल वगैरह हम डालते हैं। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये तो हो गया एक सिंपल, उसके ऊपर यूपीएससी पूछ सकती है। जैसे मान लीजिए हम कॉमन साल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट क्या करता है, आप वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करता है ना। तो मीट एंड फिश के अंदर, तो अगर हम जैम्स एंड जेली के अंदर शुगर क्यों डाली जाती है, ये मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करती है। ऑयल एंड विनेगर, ये आपको पता है कि ये बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकता है बैक्टीरिया, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रह नहीं सकते। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैच स्टिक है ना, बहुत से लोग घर के अंदर है भाई, इसके बारे में क्या पता होना चाहिए हमें। पहली स्टेटमेंट ये कहती है, अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट आर यूज टू मेक मैच स्टिक्स। सेकेंड है, द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड वाइट फॉस्फोरस।
थर्ड है व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस सम वाइट फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेड फॉस्फोरस। कौन कौन से सही है? 1 ओनली है, 1 and 3 है, 2 3 ऑल। तो यहाँ पे आप इसको दोस्तों ध्यान से देखना। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसका दोस्तों आंसर है। तो यहाँ पे ओनली 1 है, जो सेकंड एंड थर्ड गलत है। अब यहाँ पे वाइट की जगह बेसिकली रेड है। ठीक है, अब बताता हूँ मैं थोड़ा सा इसको आपको, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये देखो हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक एक बॉक्स बना के जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। एनसीईआरटी यहाँ पे क्या बोलती है? एनसीईआरटी ये कहती है कि जब बहुत पुराना टाइम था, है ना, 5000 साल से भी पहले, तो पाइन वुड वगैरह को डिप करते थे सल्फर के अंदर, उसको एज ए मैचेस वो यूज़ करते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो मैच स्टिक के जो हेड होता है ना, यहाँ पे इसके अंदर दोस्तों एंटीमनी ट्राइसल्फाइड प्लस पोटाशियम क्लोराइड डालना स्टार्ट किया एंड वाइट फॉस्फोरस, ये इन्होंने यहाँ पे ऐड ऑन करना स्टार्ट किया। लेकिन वाइट फॉस्फोरस आपको पता है थोड़ा सा जो डेंजरस होता है, तो देन उसके बाद इन्होंने वाइट फॉस्फोरस को हटा दिया यहाँ से मैच स्टिक के अंदर। तो ये 2 मेजर इसके अंदर पोर्शन रह गए। जो रबिंग सरफेस था उसके अंदर इन्होंने क्या किया, वहाँ पे रेड फॉस्फोरस जो है उसको ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रेड फॉस्फोरस एज कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस कम डेंजरस है। ठीक है, अब जैसे ही हम मैच स्टिक को जो है उसको इस सरफेस के ऊपर रब करते हैं, तो जो रबिंग सरफेस के ऊपर रेड फॉस्फोरस लगा है ये वाइट फॉस्फोरस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये दोस्तों पोटाशियम क्लोरेट के साथ जो है, जो इसके अंदर डाला गया है उसके साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है। अब यही हीट जो है इग्नाइट करती है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को, जिससे जो है हमें वो पूरा वहाँ पे वो माचिस जलती है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस है, लेकिन जो मेजर चीज़ है इंपॉर्टेंट है वो रेड टू वाइट फॉस्फोरस कन्वर्जन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके देन दोस्तों अपना मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स, जैसे हम प्री की बात करते हैं कि प्री के अंदर जो है हमें बहुत सी टेस्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत से टेस्ट करने की ज़रूरत है, तो मेंस के अंदर आंसर राइटिंग 2024 के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि हर रोज जो है एक क्वेश्चन उसका आंसर आप लिखोगे, है ना, तो डेली वो प्रैक्टिस होगा, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन तो पड़ेगा ही नहीं। देन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे फर्दर कैटेगराइज किया गया है, तो मतलब ये आपको एक तो आंसर राइटिंग हो जाएगी, दूसरा आपका सिलेबस जो है वो भी साथ साथ में कवर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ही उसी हिसाब से चलते जाओगे, तो आंसर भी लिखते जाओगे, सिलेबस भी खत्म होता जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको विदाउट वैल्यूएशन लेना है, ये 6000 का है, विद वैल्यूएशन ये 11000 का है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मेंटोरशिप भी है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इलेबोरेट आंसर भी आपको मिलेंगे, है ना, तो कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, ये सब कुछ यहाँ पे इसके अंदर कवर है। तो अगर मान लो इसको आपने कर लिया और जिस तरह से चल रहा है उसी हिसाब से किया, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट पालोगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑफन कंसिडर एज बेस्ट एक्सटिंग्विशर, है ना, ड्यू टू, क्यों? फर्स्ट है इट कट ऑफ द कंटेक्ट बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन, सेकंड है इट इज लाइटर देन ऑक्सीजन, थर्ड है इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो अब ये भी एनसीईआरटी के अंदर दिया। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी ये बोलती है कि जब हम फायर एक्सटिंग्विशन की बात करते हैं तो वाटर बड़ा अच्छा है, पानी से हम आग बुझा सकते हैं। लेकिन मान लो अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑयल वगैरह के अंदर आग लगी, ऑयल की वजह से वहाँ पे आप पानी डालोगे तो यहाँ पे वाटर हैवी है ना, तो वाटर नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर है, तो आग जलती रहेगी। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो फिर वहाँ पे आप क्या करोगे, है ना, वहाँ पे क्योंकि आप पानी डालोगे, करंट वगैरह लगने का खतरा, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी हम वो ये चीज़ें यूज़ नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर वो आपने देखा होगा सिलेंडर सा लगा होता है छोटा सा, उसके अंदर वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? एक तो भाई ये CO2 जो है ये हैवी है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आग जल रही है और ये एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, जब तक दोनों का कंटेक्ट है तभी तक आग चल रही है ना, ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो ये हैवी है, तो ये यहाँ पे जो है एक ब्लैंकेट की तरह उसको कवर कर लेती है। यहाँ पे CO2 आ गई, अब ये जो है ऑक्सीजन जो है उसके बीच में उसको सेपरेट कर दिया आग से। एक तो ये कट ऑफ कर देती है बेसिकली फ्यूल एंड ऑक्सीजन का कनेक्शन। दूसरा हैवी है, तो यहाँ पे लाइटर लिखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इट डज नॉट हार्म, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए भी ये अच्छी है। अब वाटर से तो दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वाटर से वैसे भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कुछ है तो वो खराब भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 and 3 अपना राइट आंसर आ गया। ये देखो कितना प्यारा वहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है इन्होंने। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। Second है manure provides a more humus to the soil than fertilizer. Third है compared to fertilizer, manures
आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रेंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। कितनी स्टेटमेंट, हाउ मेनी अगेन पूछा है, तो आप इसको स्टॉप करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो अगर हम देखें तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के अंदर कितना अच्छा दिया। पहली स्टेटमेंट हमने ये डाली थी, है ना, नेचुरल सब्सटेंस है, राइट। तो अगर हम फर्टिलाइजर से कंपेयर करें, फर्टिलाइजर मैन मेड है, ठीक है, ये फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है, इसको ज़्यादातर फील्ड के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ये कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता, ये प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे अपनी ये स्टेटमेंट भी ठीक होगी। फर्टिलाइजर जो होता है दोस्तों, वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम उसके अंदर काफ़ी रिच होता है, ये रिलेटिवली लेस रिच होता है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें तो कंपेयर टू फर्टिलाइजर, यहाँ पे मैन्योर जो है, मैन्योर लिखा है, मैन्योर आर रिच, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इस हिसाब से अपनी 2 यहाँ पे आंसर सही हो गए। सो दिस इज़ ऑल। सो मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं। देखो यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है आपका, ये बेसिकली आपको समझाना है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में ऑर्डिनरी को मिस कर जाते हैं। तो ऑर्डिनरी एक एनसीईआरटी जो बड़ी हमें लगता है कि पता नहीं इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कि एग्ज़ाम इतना टफ है तो इससे क्लियर नहीं होगा, लेकिन कई बार सिंपल चीज़ें बहुत बड़ा काम कर जाती हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज्वाइन कीजिए, हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, यहाँ खुद से भी पढ़ सकते हैं, है ना, तो उस हिसाब से आपको लेकिन प्रिपेयर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।